सोचिए जरा, साल है 1947। एक नया नया देश जो सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ है और विभाजन के गहरे जख्मों से जूझ रहा है। तो फिर ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना कैसे? चलिए आज उस अविश्वसनीय ब्लूप्रिंट को समझते हैं जिसने भारत को वो शक्ल दी जो आज है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था, इतनी सारी भाषाएं, इतने धर्म, अलग अलग कल्चर, इस विशाल बिखरे हुए भूभाग को एक देश की शक्ल कैसे दी जाए? ये उस पीढ़ी के नेताओं के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल चैलेंज नहीं था, ये एक ऐसा सपना था जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। और देखिए, चुनौतियां छोटी मोटी नहीं थीं। एक तरफ तो बंटवारे का दर्द और भयानक हिंसा थी, दूसरी तरफ 500 से ज्यादा रियासतें थीं, हर किसी का अपना राजा, अपना कानून, और इन सबके ऊपर करोड़ों लोगों की आज़ादी से जुड़ी उम्मीदों का पहाड़ था। मतलब हालात बहुत ही नाजुक थे। तो इस मुश्किल का हल क्या था? कोई सेना, कोई राजा? नहीं। इसका जवाब था एक आइडिया, एक सोच, जिसे एक किताब में उतारा गया। और वो किताब थी भारत का संविधान। यह सिर्फ कानूनों का एक दस्तावेज नहीं था, ये एक नए राष्ट्र का नक्शा था, उसका ब्लूप्रिंट था। और ये कोई मामूली कानून की किताब भी नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति का वादा था। इसका मकसद सिर्फ सरकार चलाना नहीं था, बल्कि ये समाज को बदलने का एक जरिया था। सदियों पुरानी ऊंच नीच को खत्म करना और हर नागरिक के लिए तरक्की के दरवाजे खोलना। तो इस ब्लूप्रिंट का दिल क्या था? 3 बहुत ही मजबूत विचार: हर नागरिक के लिए न्याय, हर किसी को अपनी तरह से जीने की आज़ादी, और कानून की नज़र में सब बराबर। और ये सिर्फ एक सरकार बनाने का वादा नहीं था, बल्कि एक वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य बनाने का वादा था। मतलब एक ऐसी सरकार जो अपने लोगों का ख्याल रखे। और ये बात कितनी गहराई से जुड़ी हुई है, ये B.R. अम्बेडकर के शब्दों में साफ झलकता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आप एक को चुनकर दूसरे को नहीं छोड़ सकते। यही तीनों मिलकर लोकतंत्र की आत्मा बनाते हैं। ठीक है, प्लान तो बहुत शानदार था, पर सवाल यह है कि उसे हकीकत में कैसे बदला जाए। इसके लिए जरूरत थी मजबूत पिलर्स की, यानी ऐसी संस्थाओं की जो इस ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतार सकें। ये संस्थाएं ही वो मशीनरी हैं जो संविधान की सोच को असलियत में बदलती हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये कौन सी हैं। हमारी संसद के 2 हिस्से हैं, 2 इंजन की तरह। एक है लोकसभा जो सीधे सीधे हम लोगों की आवाज है, और दूसरी है राज्यसभा जो हमारे राज्यों के हक की बात करती है। एक सरकार से सवाल पूछती है तो दूसरी ये पक्का करती है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लिया जाए। ये एक बहुत ही जबरदस्त बैलेंस है। लेकिन सोचिए, अगर कोई इस ब्लूप्रिंट को ही तोड़ने या बदलने की कोशिश करे तो? हाँ, उसके लिए भी एक इंतजाम किया गया, एक गार्जियन, एक संरक्षक का। और इस संरक्षक की सुपर पावर है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी अदालतें संसद के बनाए किसी भी कानून को चेक कर सकती हैं, और अगर वो कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है तो उसे रद्द भी कर सकती हैं। यह हमारे लोकतंत्र का एक तरह से सेफ्टी वाल्व है। लोकतंत्र को हेल्दी बनाए रखने के लिए सिस्टम में कुछ इंडिपेंडेंट वॉचडॉग्स यानी पहरेदार भी बनाए गए। इनमें सबसे अहम है हमारा चुनाव आयोग। इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम है, ये पक्का करना कि देश में हर एक चुनाव आज़ाद और निष्पक्ष तरीके से हो, क्योंकि इसके बिना तो लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और फिर है लोक लेखा समिति, जो सरकार के खर्चों पर अपनी पैनी नज़र रखती है। मतलब ये देखती है कि जनता के टैक्स का पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। ये संसद की तरफ से सरकार के हिसाब किताब पर एक चेक है। लेकिन भारत सिर्फ एक सरकार नहीं है, ये तो अनगिनत संस्कृतियों और पहचानों का एक महासागर है। तो सवाल उठता है कि ये ब्लूप्रिंट इतनी सारी विविधताओं को एक साथ कैसे लेकर चलता है? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर आइडिया में है, और वो है संघवाद यानी फेडरलिज्म, जिसका मतलब है शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच समझदारी से बांटना। ये टेबल इसे बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, संविधान ने शक्तियों को 3 लिस्ट में बांटा है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय मुद्दे देखती है, जैसे देश की रक्षा या करेंसी। राज्य सरकारें स्थानीय मुद्दे संभालती हैं, जैसे पुलिस या खेतीबाड़ी। और कुछ विषय ऐसे हैं जैसे शिक्षा, जिन पर दोनों मिलकर काम करते हैं। यही है अनेकता में एकता का असली फॉर्मूला। तो क्या ये ब्लूप्रिंट एक बार बन गया और बस पत्थर की लकीर हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं।
भारतीय लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक सफर है, एक ऐसा प्रयोग जो आज भी चल रहा है। देखिए, संविधान बनाने वाले बहुत दूर की सोचते थे। वो जानते थे कि आने वाले वक्त की चुनौतियां अलग होंगी। इसीलिए उन्होंने इसे एक कठोर पिंजरे की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा पेड़ की तरह बनाया, जो वक्त के साथ बढ़ सके, बदल सके और नई शाखाएं निकाल सके। तो ये बदलता कैसे है? इसके लिए 3 रास्ते हैं। कुछ छोटे मोटे बदलाव आसानी से हो जाते हैं। बड़े बदलावों के लिए संसद में मजबूत सहमति चाहिए। और जो सबसे बुनियादी बदलाव हैं, जो राज्यों पर भी असर डालते हैं, उनके लिए केंद्र और राज्यों दोनों की रजामंदी जरूरी है। ये सिस्टम पक्का करता है कि संविधान स्थिर रहे पर जड़ ना बन जाए। लेकिन एक लिमिट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर, यानी मूल ढांचा। इसका मतलब है कि आप घर का रंग रोगन कर सकते हैं, खिड़कियां बदल सकते हैं, पर आप उसकी नींव नहीं हिला सकते। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और न्यायपालिका की आज़ादी जैसी चीजें इस संविधान की नींव है और इन्हें कोई नहीं बदल सकता। तो हम इस सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये 75 साल पुराना शानदार ब्लूप्रिंट आने वाली नई चुनौतियों का सामना कैसे करेगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और एक तेजी से बदलती दुनिया। ये प्रयोग अभी खत्म नहीं हुआ है। सच तो ये है कि ये अभी बस शुरू हो रहा है, और इसका भविष्य कैसा होगा, ये हम सब पर निर्भर करता है।